क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम। आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे दोस्तों। कोई भी डाउट आपका इस टॉपिक रिलेटेड नहीं रहेगा। ज्यादातर बच्चे इसी टॉपिक में दोस्तों कंफ्यूज होते हैं, तो आज आपका सारा कंफ्यूजन डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट हम आपको इतनी अच्छे समझाएंगे एवं इसमें बताएंगे जो समीकरण है वो भी हम आपकी उत्पत्ति करेंगे, कैसे वो समीकरण निकला, साधारण विधि से भी आपको निकाल कर दिखाएंगे और कलन विधि द्वारा भी निकाल कर दिखाएंगे, यानी समाकलन एवं अवकलन का यूज कर क्योंकि आपको पता है कि वार्षिक पेपर में इससे डेरिवेशन, इस टॉपिक में जो समीकरण है उसका डेरिवेशन जरूरी आता है, वो भी कलन विधि द्वारा। तो ये भी हम आपको समझाई देंगे और साधारण विधि भी आपको बताई देंगे, आसानी से वो समझाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम आपको इस टॉपिक का एग्जाम्पल्स भी कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे कहां पर कार्य ऊर्जा प्रमेय का जो सूत्र है वो यूज करना है, आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाएंगे और साथ में आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए इस टॉपिक से। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ये टॉपिक आपका पूरा समाप्त, पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए आप वेट नहीं करते, अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं और सारे बच्चों का डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं विद ए स्मॉल लाइक। तो स्टूडेंट, कार्य ऊर्जा प्रमेय को पढ़ने से पहले हम ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसके बारे में आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ रखा है, लेकिन हम आपको दोबारा याद दिला देते हैं। ओके, तो ऊर्जा ने आपने क्या पढ़ा, एनर्जी किसे कहते हैं, ऊर्जा क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखा होगा कि हमेशा दोस्तों कार्य जो होता है वह हमारा दोस्तों ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कार्य हमारा ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य का भी मात्रक जूली होता है। अगर हम कार्य की ऐसा ही मात्रक की बात करें तो दोस्तों वो भी हमारा क्या होता है, जूली होता है। एवं ऐसा ऊर्जा का भी दोस्तों मात्रक जूली होता है। तो कार्य ऊर्जा में डिफरेंस क्या होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, जो भी कार्य होता है वो तो हमें पता है, बल हम जितना लगाते हैं, जितना विस्थापन वस्तु में होता है उसी का गुणनफल कार्य होता है। लेकिन ऊर्जा थोड़ा अलग चीज होता है। ऊर्जा में क्या होता है भाई, आप कितनी कार्य, किसी भी कार्य को आप कितनी क्षमता से कर रहे हो, बस उसी को ऊर्जा कहते हैं। ये क्या, इसको थोड़ा उदाहरण देकर बताइए। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपने कोई कार्य क्या किया, 200 जूल किया। आपने जो कार्य किया उसका मान कितना है, 200 जूल है। ओके, तो ये जो आपने कार्य किया 200 जूल का, इसका मतलब आपके अंदर क्षमता कितनी थी, 200 ही जूल थी। आपके अंदर क्षमता थी कार्य करने की 200 जूल थी, इसलिए आपने 200 ही जूल आपने कार्य किया। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए दोस्तों कार्य करने की क्षमता ही आपकी 200 जूल थी, इसलिए आपने कार्य भी 200 जूल किया। तो जो क्षमता ही है कार्य करने की आपके अंदर, वही आपकी ऊर्जा कहलाएगी। यानी कि जो आपके अंदर क्षमता है वही आपकी कार्य निकल कर आती है, यानी कि कार्य ऊर्जा दोस्तों यहाँ से बराबर हो जाता है। ऊर्जा में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही बराबर होते हैं, लेकिन डिफरेंस बस ये होता है कि जो दोस्तों हम कार्य करते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे कार्य करने की क्षमता ही क्या थी, जूल क्षमता थी दोस्तों कार्य करने की, इसलिए हमने कार्य 200 जूल, यानी जितना हमारे पास क्षमता है वही हमारी क्या है, ऊर्जा है। ओके, इसका मात्रक तो हमने बता दिया, ऐसा ही मात्रक जूल होता है। लेकिन सीजीएस मात्रक भी दोस्तों आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीजीएस मात्रक बताइए ऊर्जा का, या फिर आप कार्य का पूछ लिया जाता है, क्योंकि कार्य ऊर्जा बराबर ही होती है। तो या कार्य का सीजीएस मात्रक या ऊर्जा का सीजीएस मात्रक हमारा क्या होता है, अर्घ होता है। ओके, और ये भी जानना जरूरी है कि 1 जूल हमारा किसके बराबर होता है, 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कभी कदार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। और बात करें वीमा की, तो वीमा आई हमारी हो जाएगी इसकी ml के पावर 2 एवं t के पावर -2 हमारा क्या होगा, इसका वीमा ही होगी। ओके, तो ये हो गया ऊर्जा के बारे में। ओके, ऊर्जा वैसे कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर इस दोस्तों चैप्टर को पढ़ने में हम केवल 2 ही ऊर्जा की बात करेंगे, एक गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा। ओके, तो हम गतिज ऊर्जा की केवल यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि इसी का हमें दोस्तों यूज लेना है कार्य ऊर्जा प्रमेय में जब हम पढ़ेंगे। ओके, तो गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी कोई वस्तु क्या करेगी, गति करेगी, तो उसके अंदर जो भी ऊर्जा होगी, उसके अंदर जब भी कोई वस्तु गति करेगी तो उसके अंदर जब उस गति करते समय जो ऊर्जा होगी तो वही दोस्तों क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों हमें फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि हमारे इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, कि कुछ है हमारी ये वीडियो दोस्तों कुछ ही बच्चे देखें। अरे हमारा इस बात से बिल्कुल भी मकसद नहीं है दोस्तों। हमारा मकसद ये है कि जो भी दोस्तों हम अपने इस वीडियो में पढ़ा रहे, चाहे वो कुछ ही बच्चों के पास जाए, कुछ ही बच्चे दोस्तों उस वीडियो को देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो कुछ जिसके लिए भी उन्होंने इस वीडियो को क्लिक किया है दोस्तों, उस वीडियो में उनको उस चीज के बारे में बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ फील कराया जाए, जिससे उन्हें फिर कभी दोस्तों कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना हो इस टॉपिक से रिलेटेड। नहीं, हम आपको सब कुछ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ फील करके पढ़ाएंगे, चाहे कुछ ही हमारे वीडियो पे हो जाए, कुछ ही बच्चे देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा हर टॉपिक का। ओके, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु के गति के कारण
गति करने के कारण उसके अंदर जो भी निहित ऊर्जा होती है, जब वो वस्तु गति करेगी तो तब उसके अंदर जो भी दोस्तों ऊर्जा निहित होगी, निहित का मतलब उसके अंदर होगी, वही ऊर्जा को दोस्तों हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और आपको पता ही होना चाहिए कि जो भी ऊर्जा है, कार्य है, ये सभी हमारी अदिश राशियां है। ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में भी, क्लास 9th में भी शायद। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? हाफ mv² के बराबर होता है, जहां पर v हमारा क्या होता है? v हमारा वेग होता है और m तो आपको पता है द्रव्यमान होता है। ओके, तो ये गतिज ऊर्जा को पढ़ लिया। अब आइए स्टार्ट करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय को। तो समझते हैं आखिर कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, इसे भी आज हम क्लियर कर देते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कहा क्या गया है कि जब भी किसी वस्तु पर कई बल इस प्रकार लगे हों कि उनका परिणामी बल शून्य ना हो, तब परिणामी बल चाहे अचर हो या अचर, चर हो या अचर, 2 बार पढ़िए, चर हो या फिर अचर। देखिए, चर का मतलब होता है जो चीजें हमारी बदलती रहती हैं। चर के बारे में आपने पढ़ा है, ए से लेकर जेड तक हमारी सभी चर राशि होती है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सभी हमारे चर होते हैं, ये बदलते रहते हैं। लेकिन अचर यानी कि कांस्टेंट, जिनका मान नियत होता है, उसे हम अचर कहते हैं। तो कोई भी बल हमारा लग रहा है, वो चाहे हमारा चर हो यानी कि परिवर्ती बल हो, देखिए बदल, चर मतलब कि बदल रहा है यानी परिवर्ती बल है हमारा, चाहे वो कांस्टेंट यानी कि अचर यानी कि नियत बल हो, यानी कि परिवर्ती बल हो, चाहे वह नियत बल हो, उन सभी बलों द्वारा किया गया कार्य हमारा वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए कितनी अच्छी बात कह दी यहाँ पर इन्होंने, कह दिया कि किसी भी वस्तु पर चाहे कोई भी बल लग रहा हो, उनका जो बल का परिणामी है दोस्तों, उनका बल का परिणामी है उस बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य सभी बल द्वारा, चाहे वो बल हमारा जो भी लग रहा है चर हो या अचर हो, परिवर्ती हो या नियत बल हो, सभी बल द्वारा दोस्तों किया गया कार्य, वर्क डन बाय सभी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा दोस्तों? वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यानी कि अगर वस्तु की दोस्तों प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इनिशियल हमारी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, एवं अंतिम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, तो इनमें परिवर्तन कितना हो रहा है? परिवर्तन क्या होगा कि फाइनल में से आप घटा दोगे के काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पहले जो प्रारंभिक है उसको, तो बस इसी में गतिज ऊर्जा के परिवर्तन ही आपका क्या होगा? उस सभी बल द्वारा किया गया कार्य होगा, चाहे वो चर बल लग रहा हो, चाहे वो अचर बल लग रहा हो, उन सभी बलों द्वारा किया गया कार्य आपका क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो यहां से कार्य ऊर्जा प्रमेय ने हमें कौन सा फॉर्मूला दिया कि जो भी हमारा किया गया कार्य होता है वह किसके? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, चाहे वो कितने ही बल द्वारा किया गया कार्य, सभी बल द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है, किया गया कार्य आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। ओके, लाइक मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ओके, तो इस वस्तु पर कौन कौन से दोस्तों बल लग सकते हैं आप ही मेजर कीजिए। मान लीजिए इस वस्तु पर पहले हमने बल लगा दिया F। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपने जो बल लगाया उसके द्वारा किया गया कार्य, प्लस यहाँ पर इस वस्तु पर नीचे की ओर mg भी मान लीजिए लग रहा है, लगता ही है, कहने की क्या बात है, तो वर्क डन बाय mg। ओके, और वस्तु धरातल पर है तो नॉर्मल एक्शन भी लगेगा, तो वर्क डन बाय यहाँ पर नॉर्मल एक्शन। और कोई बल लग रहा है, मान लीजिए वस्तु पर घर्षण बल भी लग रहा है यहाँ पर, तो पीछे की ओर फ्रिक्शन लग रहा है, तो प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये सभी बल लग रहा है इस वस्तु पर, सभी बल का द्वारा किया गया, ऑल फोर्सेस द्वारा किया गया कार्य आपका क्या होगा? सिर्फ इस वस्तु के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप कर दोगे, इस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आप निकाल लोगे, उसी के बराबर हो जाएगा इन सभी बलों द्वारा किया गया कार्य। बात खत्म। आइए दोस्तों इसका रियल यूज देखते हैं कि आखिर इस प्रमेय का हम रियल यूज कैसे करेंगे और कब करेंगे। देखिए उदाहरण से आपको समझाते हैं इसका यूज कर कर। लाइक मान लीजिए कोई आपका क्या एक वस्तु है, कितना किलो का है वस्तु? 2 किलो का है। ये वस्तु क्या किया हमने? आसमान से नीचे की ओर गिरा दिया। हाइट कितना है आपकी? 5 मीटर है। और स्टार्टिंग में जो उसका चाल था वो 0 था, एवं जब यहाँ पे वो टकरा गई तो उसका जो अंतिम वेग था वो आप मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड था, और जी का मान आपको 10 लेना है, ये हम आपको दे रहे हैं। और दोस्तों क्या कहा गया है? बस इतनी ही बातें बताई गई है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय वायु प्रतिरोध, यानी कि वायु प्रतिरोध के कारण जो भी कार्य किया जाएगा, वायु प्रतिरोध। देखिए जब इसे हमने 5 मीटर ऊंचाई से गिराया तो भाई हमारी जो वायुमंडल में वायु उपस्थित होती है, तो वायु से क्या करेगी? ऊपर की ओर दबाव डालेगी। तो जो भी दबाव डालेगी तो प्रेशर तो लगेगा नहीं, तभी ना दबाव डालेगी। तो प्रेशर लगा एवं वस्तु नीचे की ओर आके टकराई, तो प्रेशर लगा एवं विस्थापन भी हुआ, तो उसका भी वर्क डन होगा। तो इस वायु द्वारा किया गया कार्य आपका क्या होगा वो आपको निकालना है। तो कंफ्यूज हो गए ना? तो कंफ्यूज जहां भी हो जाना है वहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना है।
क्या वर्क एनर्जी थ्योरी में कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हमारी क्या होती है दोस्तों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लो और घटा दो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। और ये फॉर्मूला दोस्तों लगाने का एक हिंट यहां से भी मिलता है कि जब हम वेग दी होती है वस्तु की, वेग आदि चीजें दी होती है, द्रव्यमान दिया होता है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में क्या लगता है, हाफ mv² ही तो होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो उसका वेग ही यूज हो रहा है यहाँ पर कार्य निकालने के लिए। तब हम यहाँ पे दोस्तों एक हिंट मिलता है कि कार्ल ऊर्जा प्रमेय लगा दो, आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ये यूजफुल कब है, क्योंकि देखिए कब वर्क बराबर हमें सिंपली पता है एफ एस हमारा cos थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना आपको बल दिया गया है किसी वस्तु का, ना ही यहाँ पर देख रहे हो ना वस्तु का आपको बल दिया गया है कि कितना बल लग रहा है, ये भी नहीं पता है। ओके, तो यहाँ पर आप एक हिंट ही आपको यही मिलेगा कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना है, तभी आंसर आएगा। तो यहाँ से भी पता चल जाता है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, अब देखो कि वस्तु पर कौन कौन सा बल लग रहा है। एक तो भैया वर्क लग रहा है हमारा सीधे सीधे का वायु प्रतिरोध का, एयर वाला वर्क लग रहा है एयर का। दूसरा कौन सा बल लग रहा है, सर एक बल तो हमेशा लगता है, ये ऊंचाई से गिरेगी तो नीचे की ओर क्यों आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण mg बल लगाएगा, तो नीचे की ओर वर्क लग रहा है mg का। तो बस यही दो वर्क लग रहे हैं जिसके कारण वो नीचे आ रही है। ओके, तो यही दो वर्क है हमारे, इन दोनों का पूरा योग, इन पूरे बलों का योग या परिणामी सिंपली किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m फाइनल वेग लेंगे, अंतिम निकाल ले हो ना काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, आप अंतिम का निकाल ले हो तो अंतिम वेग लोगे, तो हाफ mv² माइनस का हाफ m जो हमारा प्रारंभिक इनिशियल है, हमारा प्रारंभिक वेग कितना है u है, तो हाफ mu², बस ये निकाल लो। वर्क डन बाय एयर तो हमें निकालना ही है, तो इसको तो हम इस एडिसिस रहने देते हैं। और वर्क डन बाय mg द्वारा किया गया कार्य, mg देखिए दोस्तों नीचे लग रहा है। ओके, और जो बल हमारा नीचे लग रहा है और वस्तु कितना आ रही है, 5 मीटर नीचे आ रही है, तो बल है हमारा mg एवं विस्थापन हो रहा है 5 मीटर। ये तो हम निकाल सकते हैं, हमने निकाल लिया। बराबर हाफ हम कॉमन ले लेते हैं, m को भी कॉमन लेते हैं, v² यानी बचेगा क्या अंदर, v² माइनस का u² बचेगा। बस यहाँ पर वर्क डन बाई दोस्तों हमें एयर निकालना है, प्लस यहाँ पर m का मान है 2, g का मान हमने बता दिया 10 लेना है, मल्टीप्लाई बाई हाफ बराबर हाफ m का मान हमने बता दिया, वस्तु द्रव्यमान है 2 किलो, v है वस्तु का कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस यू इनिशियल है 0, तो 0 रखेंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो वर्क डन बाई आपका एयर क्या निकल कर आएगा, यहाँ से इसको क्या होगा, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 20 होगा, 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 निकल कर आएगा। 100 को आप वहां माइनस करेंगे, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो 100 यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 माइनस का ये 100 वहां पर घटेगा, तो सिंपली 0 निकल कर आएगा। यानी कि इस स्थिति में जो आप हमने स्थिति दी हुई, उस स्थिति में दोस्तों जो वायु प्रतिरोध है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या निकल कर आए, 0 जूल निकल कर आए, यानी वायु प्रतिरोध यहाँ पर लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं कहीं क्वेश्चन में वायु प्रतिरोध लगता है और उसका मान भी आता है, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था। ओके, ऐसा हर बार नहीं होगा, अभी हम न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। अब दोस्तों हम देखने वाले कार्य ऊर्जा प्रमेय जो वर्क एनर्जी थ्योरम में कहा गया है कि वर्क बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये दोस्तों हम प्रूफ करने वाले कि कहने वाले सीधा सीधा इसका हम व्युत्पन्न करने वाले हैं, इस समीकरण की उत्पत्ति करने वाले हैं। ओके, और ये उत्पत्ति हम किसके लिए करने वाले, परिवर्ती बल के लिए करने वाले हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण, परिवर्ती बल द्वारा दोस्तों सिद्ध कीजिए कि कृत कार्य आपका क्या होता है, इसके बराबर होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि समाकलन विधि द्वारा, समाकलन या अवकलन विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये इस जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आप हमें क्यों बता रहे हो समाकलन द्वारा या अवकलन द्वारा सिद्ध कीजिए कि इसके द्वारा बराबर होता है। ओके, आप हमें ये सिंपल क्यों नहीं बता देते हो। तो देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में समाकलन या परिवर्ती बल द्वारा ही किया गया कृत कार्य इसके बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डेरिवेशन दोस्तों इस टॉपिक का यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए यही आपके एग्जाम में आ सकता है। लेकिन सिंपल वाला जो होता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि नहीं है, उससे दोस्तों क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, ज्यादातर दोस्तों समाकलन अवकलन वाले ही आते हैं। बाकी सिंपल वाला भी आप देख लीजिए, आप इसे सिंपल वाला भी जो है बहुत आसान होता है उसको निकालना, वर्क डन सिद्ध करना होता है। काइनेटिक एनर्जी हमारा फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है। ये क्यों, यानी कि हाफ फाइनल यानी कि m फाइनल वेग यानी कि अंतिम वेग उसका v मान लेते हैं, इसका स्क्वायर माइनस का हाफ m इनिशियल u मान लेते हैं उसका वेग है, इसका स्क्वायर, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है वर्क डन। आइए सिद्ध करते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर कैसे होगा, न्यूटन के तीसरे नियम से यह बात बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा नियम आप सभी को पता है, v² बराबर
यू स्क्वायर प्लस का 2as होता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या s का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बल चाहिए होता है, सीधे सीधे एक विस्थापन s चाहिए होता है, तो विस्थापन ही हम निकालते हैं यहाँ पर। तो विस्थापन s बराबर क्या होगा, u को हम इधर खसकाएंगे तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा हुआ है तो बटे में आएगा, तो 2a ये होगा, ये विस्थापन हो गया। ओके, और सर बल भी तो चाहिए, तो बल हम ले लेते हैं, वस्तु का द्रव्यमान a है एवं बल हमारा F बराबर a में, तो ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ओके, तो सिंपली वर्क डन किसके बराबर होगा बच्चों, तो यहाँ पर F है हमारा m है सर, विस्थापन है हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन का 2a है, तो सिंपली यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कट जाएगा, सिंपली m v यहाँ गुणा होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो बस इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हमारा m v स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, एक अलग अलग करेंगे माइनस का m u स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। या आप इसे अच्छे से लिखना चाहे तो यहाँ पर हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि अंतिम वेग का निकालने गति जो आती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये प्रारंभिक वेग है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, इनिशियल होगी। तो ये दोस्तों प्रूफ हो गया, सिंपल है, बहुत ही आसान है ये निकालना, तो ये आप सिंपली लिख सकते हो या सीख सकते हो, इससे भी क्वेश्चन आते तो आप आसानी से हमें पता कर लोगे। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है, परिवर्ती बल या समाकलन द्वारा ये सिद्ध करना, आइए वो भी हम सीख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एक जरूर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हैं क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर होता है, जहां पर v हमारा क्या होता है, बस वेग होता है हमारा। ओके, तो यहाँ पर परिवर्ती बल के लिए हम सिद्ध कर रहे हैं, तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य F डॉट dx होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, आप समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। याद रखिए समय के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ये पहला स्टेप है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम परिवर्ती के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं किसका, काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होता है एम वी स्क्वायर के हाफ उसका। ओके, तो वर्क तो आइए करते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का समय के सापेक्ष अवकलन, डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी टी, ये हमने जब समय के सापेक्ष इधर अवकलन किया तो डी काइनेटिक एनर्जी बाय dt होगा, और इधर समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ पर भी d हाफ m v स्क्वायर अपॉन में dt, तो ये समय के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो आइए इसे आगे करते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपली क्या k लिखते हैं, जिससे दोस्तों हमें बार बार लंबा ना पड़े, तो सिंपली डी के अपॉन dt लिख देते हैं। यहाँ पर k हमारा क्या काइनेटिक एनर्जी है, स्टार्टिंग का ही वर्ड हमने लिखा हुआ है, इक्वल टू, यहाँ पर आप जानते हो जब भी हम अवकलन करते हैं तो जो भी चीजें हमारी नियत होती है वो सिंपली बाहर आ जाती है। तो ये तो देखिए कांस्टेंट एक नंबर है हाफ, ये हमारा बाहर आ जाएगा, ये तो नियत है ही। और वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का द्रव्यमान क्या बदल रहा है, नहीं, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो तो फिक्स ही है, तो ये भी हमारा m बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा तब हमारा, अंदर हमारा केवल d v स्क्वायर अपॉन हमारा dt रहेगा। ओके, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, डी वी स्क्वायर का ही अवकलन करेंगे। और आप सभी को पता है कि dx के पावर अगर n होती है उसका अवकलन करते हैं तो सिंपली जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, और दोस्तों जो भी x है उसके भी जो पावर है उसमें से एक घटा देते हैं, सिंपली यही हमारा अवकलन होता है, जो पावर है मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसमें से एक घटा दिया जाता है, यही अवकलन होता है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर भी वही करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर आपको क्या याद रखनी है अवकलन के बारे में, जब भी हम किसी भी चीज का अवकलन करते हैं, जैसे यहाँ पर डी टी का स्क्वायर अपॉन डी टी का हम अवकलन कर रहे हैं, तो सिंपली वही अवकलन का फॉर्मूला लगाकर हम आंसर ला देंगे कि जो पावर है वो मान मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और इसमें टी के पावर में से हम एक घटा के लिख देंगे, यानी कि 2t हमारा इसका आंसर हो जाएगा अवकलन करेंगे। लेकिन ऐसा तब होता है दोस्तों जब ऊपर भी दोस्तों जो चीज हो, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, t है, समय है, नीचे भी हमारा समय है, तो सिंपली ये हो गया हमारा आंसर, यानी समय के सापेक्ष समय t का स्क्वायर का फलन है हमारा किसी चीज का, उसका अवकलन हम करें तो 2t आए। लेकिन अगर हमसे कहें 2 डी ए स्क्वायर अपॉन में डी टी हो, ओके, तो सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर a स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर क्या t है, दोनों चीजें अलग है, लेकिन अवकलन तो उसी तरह हम करेंगे, सिंपली जो पावर है वो मल्टीप्लाई में और a के पावर में से एक घटा देंगे। तो इसमें सिंपली क्या चेंज होता है कि जब हमारे दो चीजें ऊपर नीचे, यहाँ पर टी है लेकिन यहाँ पर कुछ और होता है, अलग चीज होता है, तो अवकलन में एक बात कहा गया है कि यहाँ पर इसका जो आपने इसके स्क्वायर का अवकलन किया है तो ये आया है, लेकिन ये डिफरेंस है, अलग अलग चीजें हैं। तो सिंपली आप क्या करोगे, आपने पहले इसके स्क्वायर का अवकलन किया है, फिर उसके बाद इसका अवकलन आप करोगे डी ए अपॉन डी टी का दोबारा करोगे,
फिर उसके बाद पूरा आप समाप्त कर दोगे, खत्म कर दोगे अवकलन। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जब दोनों चीजें बराबर हो, नीचे ऊपर की टी यहाँ पर भी हो और टी के पावर एन का ही अवकलन कर रहे हो, तो सिंपली ये आप सिंपली कर दोगे। लेकिन जब अलग अलग चीजें हो कि जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर टी है, समय है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अलग अलग चीजें हैं तो 2 बार करोगे जब तक कि यहाँ पर ये पूरा शून्य ना हो जाए। तो यहाँ पर पहले आपने स्क्वायर का अवकलन किया, हाँ किया, फिर उसके बाद स्क्वायर का अवकलन कर दिया, तो फिर उसके बाद केवल ए का ही अवकलन करोगे। ओके, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जब इसका अवकलन करोगे तो ए के पावर क्या 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर ए के पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब ए हमारा खत्म हो जाएगा, तो इसको आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंस है अलग है टी से, उसको पूरा खत्म करना है। ओके, तो यहाँ पर भी हम करेंगे सिंपली अवकलन का फॉर्मूला ही लगाएंगे, केवल बस एक बात जो हमने आपको बता दी वही ध्यान रखनी है। तो सिंपली हाफ एम यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे वी स्क्वायर, तो जो 2 है वह बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इस v के पावर हमारा क्या है 2 है, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं v हमारा क्या है, अलग है t से, यहाँ पर t है, यहाँ पर क्या है v है, तो दोनों अलग अलग है। तो पहले आपने स्क्वायर का करना है, फिर उसके बाद इस v का केवल करेंगे, सिंपली पावर क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, फिर अवकलन करते जाएंगे। तो पहले v स्क्वायर का किया हमने, हाँ कर दिया, अब हम v का ही केवल करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, अलग अलग है। तो सिंपली अब dv अपॉन dt हम करेंगे। ओके, तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 से हमारा 2 कटेगा यहाँ पर, तो सिंपली d के अपॉन दोस्तों हमारा dt चलेगा, बराबर में यहाँ पर हमारा क्या बचा, m v मल्टीप्लाई बाई m गुड़े v मल्टीप्लाई बाई dv अपॉन dt। ये सिंपली हमारा किसका फॉर्मूला होता है, आपने सरल रेखा गति में हमने आपको पढ़ा है, dv अपॉन dt हमारा त्वरण का फॉर्मूला होता है, dv अपॉन dt हमारा त्वरण का फॉर्मूला होता है। वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष त्वरण ही होता है, तो सिंपली यहाँ पर a आप लिखेंगे। ओके, आइए इसे आगे सॉल्व करेंगे। सिंपली dk अपॉन dt हमारा क्या मिला, mva मिला। ओके, तो सिंपली यहाँ पर देख लो m एवं a को मिला देंगे तो हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो dk अपॉन dt हम क्या लिख सकते हैं, इसे डी के अपॉन डी टी हम लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाई बाई वी, एफ मल्टीप्लाई बाई वी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि जो बल होता है वह हमारा सिंपली एम ए के बराबर होता है, तो ये हमने लिख दिया। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी टी है हमारा बराबर का एफ। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सर हमें विस्थापन चाहिए, तभी नहीं ये कार्य का फॉर्मूला बनेगा एफ मल्टीप्लाई बाई क्या, विस्थापन। तो कार्य का हमें विस्थापन यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, वेग का सूत्र रख दीजिए। वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन ds अपॉन dt होता है। ये भी सरल रेखा का फॉर्मूला है दोस्तों, आप dt होता है तो यहाँ पर ds अपॉन dt रखेंगे आप यहाँ पर, तो dt से dt यहाँ कटेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, d के बराबर f डॉट ds। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है दोस्तों, वर्क है। तो यहाँ पर आप एक चीज लिखते हो, जो वर्क है वह किसके बराबर है, d के। ओके, ये भी पूरा नहीं हुआ है, ये हमारा क्या है, छोटा सा काइनेटिक एनर्जी है, और ये भी हमारा क्या है दोस्तों, छोटा सा ही वर्क है। ये छोटा सा वर्क क्यों है, क्योंकि हम सिंपली जाते हैं जो पूरा वर्क होता है वो हमारा समाकलन क्या होता है, समाकलन x1 से x2 एफ डी एक्स होता है। ओके, लेकिन ये केवल एफ डी एक्स यानी कि ये छोटा सा भी वर्क है। तो पूरा वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर x1 से लेके x2 तक समाकलन करना पड़ेगा। तो ये आपने खुद ही कह दिया, तो हम सिंपली क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन x1 से x2 तक। तो सिंपली आइए करते हैं, सिर्फ फिर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आ जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला। तो सिंपली समाकलन x1 से x2 तक वर्क यानी कि एफ डी एक्स का, इसी का कर रहे हैं ना, एफ डी एस का वर्क का फॉर्मूला सिंपली एफ डी एस हमने लिख दिया, या सिंपली आप इस तरह ही डी डब्ल्यू भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ओके, बराबर में हमारा डी के हो जाएगा। क्या यहाँ पर भी हम x1 से लेके x2 तक लीजिए, नहीं दोस्तों, हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केवल x1 से x2 तक केवल ds का ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसका नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे k इनिशियल एवं के फाइनल का ही लिमिट लगाएंगे। क्यों लगाया दोस्तों, लिमिट जो भी लगता है दोस्तों समाकलन में वह डी वाले के साथ के सापेक्ष लगता है, यानी इधर डी के साथ क्या है हमारा एस है, विस्थापन है। ओके, तो विस्थापन हमारा मान लीजिए पहले हमारा प्रारंभिक विस्थापन था स्टार्टिंग में x1 और लास्ट में हमारा जो विस्थापन है वह x2 है। यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाएंगे तो इस काइनेटिक एनर्जी क्या है, डी के साथ क्या, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के सापेक्ष लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है स्टार्टिंग में, के इनिशियल यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इनिशियल है, एवं लास्ट में गतिज ऊर्जा क्या है, के फाइनल है। ओके, ये हम लेकर चलेंगे, इसलिए यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसे ध्यान रखें। तो जब आप इसे यहाँ पर लिमिट करोगे तो ये पूरा वर्क डन हो जाएगा, ये पूरा वर्क डन हो जाएगा, और यहाँ पर डी के का समाकलन करेंगे तो आपका के ही निकल कर आएगा। लेकिन लिमिट लगा है
लेकिन यहाँ पर लिमिट लगा है तो लिमिट को आप यहाँ पर लगा देंगे के इनिशियल एवं के फाइनल। तो आप सभी जानते हो लिमिट को खोलेंगे दोस्तों यहाँ पर तो सिंपली हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, पहले अपर लिमिट को रखेंगे यहाँ पर के फाइनल, फिर लोअर लिमिट को इसमें से रखकर घटा देंगे के इनिशियल। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हुआ, सिद्ध हो गया कार्य ऊर्जा प्रमेय के लिए, वो भी समाकलन या कलन विधि द्वारा। तो ये आपको एक बार दोबारा खुद से प्रैक्टिस करना है, कॉपी भी नोट करना है। चलिए दोस्तों, ये हो गया दोस्तों आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण एवं टॉप न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाए तो आप उसे भी उड़ा दें। ओके, तो कार्य ऊर्जा शक्ति को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, जिससे हमें पता चले कि आप कितनी अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ रहे हो। अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो इसका आंसर आप जस्ट ही बता दोगे। क्या है क्वेश्चन, आपको निकालना है विस्थापन, निकालना है विस्थापन। कैसे निकालना है, यहां पर आपको दिया गया है कि जो बल लग रहा है किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है और उस बल द्वारा किया गया कार्य 100 जूल का है। तो आप हमें बताइए कि वस्तु कितना विस्थापित होगी अगर हमने 20 न्यूटन का बल इस पे लगा दिया और वस्तु ने कार्य 100 जूल किया, यानी कि वस्तु कहीं घसक गई होगी, कुछ विस्थापन तय किया होगा। तो वही विस्थापन कितना है आप हमको बताना है, आपको हमको बताना है। आप सभी को पता होगा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ होता है। यहाँ पर कॉस थीटा हमारा 0 हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि बल भी हम इधर ही लगा रहे हैं, विस्थापन भी इधर ही हो रहा है। तो सिर्फ इस फॉर्मूला से अब बताइए विस्थापन क्या होगा अभी कमेंट बॉक्स में। ये आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल से आपके लिए, यहाँ पर आप देख ही लिए होंगे कि आप न्यूमेरिकल ही स्टार्ट करने वाले हैं हम। 50 ग्राम की एक गोली 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लक्ष्य को भेदती है, वह इसके बाद गोली का वेग 150 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो लक्ष्य को भेदने में गोली द्वारा कितनी ऊर्जा व्यय हुई, ऊर्जा व्यय हुई, इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा है कार्य, कितना कार्य उसने किया है। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है इस टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए इसे समझिए। यहाँ पर साफ साफ हमें वेग ही दे रखा है, पहले इतना वेग से जा रहा था, उसका जो प्रारंभिक वेग था u वह कितना था, 600 मीटर प्रति सेकंड था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, गोली इस तरह जा रहा था, किसी भी जिसको भी भेदना था, यहाँ पर एक खम्भे को मान लीजिए गोली को भेदना था। तो भेदने के बाद जैसे ही इसको भेदी तो गोली की जो चाल थी वह कितना हो गई, 150 मीटर प्रति सेकंड हो गई, पहले 600 थी। तो ये अंतिम वेग हमें दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड है हमारा। और गोली का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर 10 ग्राम है। तो हम 10 ग्राम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हमें तो किलो में चाहिए हर चीज, ऐसा ही मात्रक में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटेगा। तो सिंपली आपका क्या निकल रहा है, द्रव्यमान 0.01 kg निकल कर आएगा ये द्रव्यमान। ओके, तो हम सिंपली क्या लगाएंगे, यहाँ पर वेग दे रखा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय से वह ऊर्जा या किया गया कार्य केवल कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें परिवर्तन की बात की हुई है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो स्टार्टिंग में थी उसको घटा देंगे फाइनल में जो लास्ट में हो गई, तो वही आपका क्या निकल कर जाएगा, किया गया कार्य या वह ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। तो सिंपली आइए करते हैं, लास्ट में क्या होगी उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी और स्टार्टिंग में क्या होगी हाफ mu² होगी, यही होगा। तो मान रखिए आंसर लाइए, यहाँ पर हाफ m को कॉमन कर लेते हैं, v² यानी कि स्टार्टिंग में जो उसका वेग था, अंतिम में जो उसका वेग था 150 हो गया था, इसका स्क्वायर माइनस का u² यानी कि जो लास्ट में उसका वेग था, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग में उसका वेग था 600, उसका स्क्वायर। सिंपली करते हैं, यहाँ पर हाफ यहाँ पर रखा, m हमने रखा, m हमारा कितना है यहाँ पर 0.01 है, 0.01 है, एवं ब्रैकेट में यहाँ पर 15 150 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली यहाँ पर 0 का स्क्वायर होगा तो 0 2 बार आ जाएगा और 15 का होगा तो 225 हो जाएगा। माइनस का 600 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर यानी कि 4 बार हो जाएंगे 0 और 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। ये हो गया, हमारे स्क्वायर भी खुल लिया हमने। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हाफ इंटू में 0.01 मल्टीप्लाई में इसको आप इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 3375 0 आएगा। ये आपका रहेगा दोस्तों घटाने पर, क्योंकि देखिए छोटा में से बड़ा घटा रहे तो आप ऑब्वियसली माइनस में ही हमारा आएगा। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर पॉइंट काट देगा 2 जीरो को। सिंपली इसको आप क्या कर देंगे, 2 से इसको भाग कर देंगे तो माइनस का 1 6 8 7.5 जूल आपकी क्या होगी, वह ऊर्जा होगी या किया गया कार्य होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी न्यूमेरिकल्स हमको करा रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स
इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे इस टॉपिक से, इसलिए गेंद न्यूमेरिकल्स भी उसी में का है। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल्स की 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से, देखिए 1.0 है, आप इसे 10 मत समझिएगा, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है, यह 50 मीटर प्रति सेकंड की वेग से पृथ्वी से टकराती है। तो पूछा गया है दो क्वेश्चन है यहाँ पर, गुरुत्व बल द्वारा एवं अज्ञात बल द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है। तो आइए बारी बारी करके निकालते हैं। पहला, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, हमारा गुरुत्व बल हमारा कौन सा होता है, mg होता है, एवं कार्य निकालेंगे तो बल गुणे विस्थापन करेंगे। तो ये जो हमारा है दोस्तों द्रव्यमान की वस्तु, ये गेंद, वह कितना ऊंचाई से नीचे गिरी है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से, तो मल्टीप्लाई बाय 1। नहीं ऐसा मत करिए, ये किलोमीटर में है, हम मीटर में लिखेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ पर 10 की पावर 3 हमारे मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। तो ये हमने लिख दिया, हो गया। तो सिंपली वस्तु का द्रव्यमान रखते हैं। द्रव्यमान वस्तु का कितना है, यहाँ पर द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 5 ग्राम। ग्राम में लेते हैं हम द्रव्यमान, नहीं, हम तो किलोग्राम में लेते हैं। तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यानी कि 1000 से भाग करेंगे या 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे तो हमारा किलोग्राम में आ जाएगा द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान भी हम यहाँ पर रख देते हैं 5 गुणते 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई जी का मान हम दे रखे हैं 10 है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर हमारा 3। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3 है, तो ये काट देगा, एक दूसरे को मर मिटेंगे। और यहाँ पर 50 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। दूसरी स्थिति में पूछा गया है अज्ञात बल द्वारा किया गया कार्य। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमें तो गुरुत्व बल पता है कि mg होता है तो हमने निकाले, लेकिन अज्ञात बल ये हमारा क्या होता है, कौन सा बल लग रहा है इस पे अज्ञात, जो हमें नहीं पता है। तो अज्ञात बल द्वारा किया गया कार्य देखिए हम कैसे निकालते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वेग भी दे रखा है। तो इसी से पता चलता है, अगर हमें बल नहीं पता है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वेग से ही कार्य निकाल सकते हैं। तो अज्ञात बल द्वारा किया गया कार्य हम कैसे निकालेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि सभी बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय सभी फोर्सेस, दोस्तों हमारे किसके सिंपली बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो जब वस्तु को यहाँ पर 5 ग्राम की वस्तु को हमने नीचे गिराया 1 किलोमीटर की ऊंचाई से, तो नीचे जमीन पर, तो यह वस्तु पर कौन कौन से बल लगे। तो सर आप कहोगे कि सर वस्तु जब नीचे आ रही थी तो उस पर mg बल लगा एक, और एक अज्ञात बल भी इसमें पूछा गया है, यानी कि एक अज्ञात बल भी था जो हमें नहीं पता है f, वो भी लगा। तो बस यही 2 बल लगे ना, तो यही दोनों बल ही आपके क्या होंगे, उन दोनों बल द्वारा किया गया कार्य ही आपका क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल घटा दो। तो वर्क डन बाय mg तो सर हमने निकाला है, रख देते हैं, हाँ रख दीजिए। वर्क डन बाय f तो हमें निकालना ही है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा क्या थी, अंतिम गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ mv², अंतिम वेग का स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ m का। तो अंतिम वेग उसका क्या था, जब वो धरती से टकराई तो उसका अंतिम वेग क्या था, 50 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से वो धरती से टकराई, तो यही आपका अंतिम वेग हुआ। तो यहाँ पर सिंपली क्या रखोगे, हाफ m तो हमें पता है 5 गुणित 10 के पावर -3 है वस्तु का द्रव्यमान kg में, मल्टीप्लाई बाई हमारा इसका वेग अंतिम क्या था, 50 था, इसका स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ पर इनिशियल की बात करेंगे तो इनिशियल में हमारा क्या होगा, हाफ m² होगा भाई, उसका जो स्टार्टिंग में वेग था उसका स्क्वायर, यहाँ पर भी हाफ m स्टार्टिंग में जो उसका वेग था उसका स्क्वायर। ओके, तो आप कहो सर यहाँ पर 5 ग्राम की वस्तु को हमने क्या किया, 1 किलोमीटर ऊंचाई से ऐसे छोड़ के गिरा दिया, तो हमने तो उसे फेंका तो नहीं ना, हमने फेंका नहीं, तो वस्तु की स्टार्टिंग में जो उसका वेग था u था वो 0 होगा, क्योंकि हमने किसी वेग से उस गेंद को फेंका नहीं, हमने केवल ले जाकर 1 मीटर ऊंचाई से उसको यू छोड़ दिया है। तो वस्तु को हमने कोई वेग नहीं दिया स्टार्टिंग में उसका क्या था, 0 था। ओके, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 0 रखोगे u का मान, फिर उसके बाद Wf जो हमें निकालना है वो आपका आ जाएगा। तो 50 पर Wf हमें निकालना है, वर्क डन बाई अज्ञात फोर्स। ओके, तो यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई बाई इसका करेंगे तो आपका 2500 आ जाएगा, माइनस का हाफ m u तो हमारे 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सिंपली 50 प्लस वर्क डन बाई अज्ञात फोर्सेस बराबर में, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे आप जब यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 5 का यहाँ पर 125 हो जाएगा, यहाँ पर 12500 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 10 के पावर -3 है। हाँ ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वर्क डन बाई अज्ञात फोर्स हमें निकालना है, बराबर इसको भाग करिए तो आपका 6, फिर उसके बाद आपका 2 एवं 5 0 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -3 एवं घटा देंगे फिर इस 50 को, ये 50 इधर आएगा। तो अज्ञात फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -3 है, इसका मतलब गुणा कर रहे हैं, यानी कि हम इसको भाग करेंगे, एक सीधे 1000 से भागी कर रहे हैं। तो सिंपली जब 1000 से भाग करेंगे तो 3
अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 6 2 5 यहाँ पर आएगा, माइनस का फिर 50 करेंगे तो घटाएंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, देखिए छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं तो सिंपली माइनस तो आ ही जाएगा। फिर इसको 6 को आप 50 में से घटा लीजिए 6.625 को, तो आपका 43 पॉइंट आपका कुछ क्या निकल कर आ जाएगा, अज्ञात फोर्स द्वारा किया गया कार्य आएगा। तो देखिए इस तरह दोस्तों न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, आपके सामने है। इसमें भी दोस्तों क्या आपको दिया हुआ है, स्टार्टिंग में व्यक्ति का द्रव्यमान इतना था और एवं इतना वेग से जा रहा था, किलोमीटर में है तो आप इसे मीटर में प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हो 5/18 से गुणा कर और जब इतना किलोमीटर से जा रहा था वो, फिर उसके बाद कुछ उसका क्या हुआ, उसका जो वेग था वह बदल गया, यानी कि इतना से अब इतना हो गया है, वो भी किलोमीटर में, उसे भी आप मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हो। तो आपको दोनों स्थितियों में वेग पता चल जाएंगी। तो सिंपली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कार्य की गणना कीजिए, कितना कार्य उसको करना पड़ेगा वेग इतना से इतना करने में। ओके, तो सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें केवल एक ही कार्य हो रहा है, केवल उसका वेग बदल रहा है, तो आपको कोई और बल नहीं लग रहा है, तो सिंपली वही कार्य क्या हो जाएगा, सिंपली उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल सब खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप करते हैं इस वीडियो को एंड, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला टॉपिक दोस्तों हम पढ़ेंगे स्थिति ऊर्जा के बारे में, स्थिति ऊर्जा को पूरा समझेंगे, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आप मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। फिर से हंसते रहिए, खुश रहिए और फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में फुल स्कोर करें। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट एडुकेशन सर्च पे फॉलो कर वहां पर भी पर्सनली पूछ सकते हो। तो चलिए गुड बाय।